आज मैं आपको चर्चा करता हूँ भगवान गणेश की जन्म पत्रिका का विश्लेषण। मुझको लगता है लाइट का स्लो करनी पड़ेगी। ठीक आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ बोलिए तो थोड़ा सा देखते हैं। राम राम, मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं चर्चा करूंगा भगवान गणेश की जन्म पत्रिका का विश्लेषण। भगवान गणेश पार्वती नंदन के पुत्र हैं, यानी कि पार्वती के पुत्र हैं, और इनका प्रकाट भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मध्याह्न काल में हुआ था, और इस समय सोमवार स्वाति नक्षत्र का योग चल रहा था। लग्नेश मंगल। कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूं भगवान गणेश जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण। भगवान गणेश पार्वती नंदन के रूप में प्रकट हुए, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल सोमवार के दिन स्वाति नक्षत्र में भगवान गणेश का जन्म हुआ। और भगवान गणेश की जन्म पत्रिका में 2 ग्रह उच्च राशि के तथा 6 ग्रह स्वराशि के स्थित हैं। लग्नेश मंगल लग्न में है, दशमेश सूर्य दशम में है, द्वितीयेश पंचमेश गुरु नवम उच्च राशि में है, और सप्तमेश द्वादशेश शुक्र द्वादश में, और अष्टमेश लाभेश बुध एकादश भाव में उच्च राशि पर स्थित है। हमारे पुराणों में एक उपाख्यान मिलता है कि भगवान गणेश का सिर छेदन के कारण शनि की दृष्टि का दोष माना जाता है, और जब भगवान गणेश का प्रकाश हुआ तो शनि भी उनके दर्शनार्थ हेतु वहां पर पहुंचे थे। उन्हीं की दृष्टि के कारण उनका मस्तक कटा हुआ था। जन्म पत्रिका में शनि चतुर्थ भाव पर स्थित है, और सूर्य तथा लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः भारतीय ज्योतिष के इन फलों को जान करके जानते हैं कि यही कारण है। हालांकि शनि सस योग का निर्माण कर रहा है। चतुर्थेश शनि के फल अधिकतर नकारात्मक ही होते हैं। दशम भाव में भुवन भास्कर सूर्य स्वराशि का होना भगवान गणेश को यश और कीर्ति दिखाता है। यही उनके प्रथम पूज्य होने का कारण है। पंचमेश गुरु का नवम भाव में उच्च राशि होना उनके महान पितृभक्त और धर्म की स्थापना करने वाला भी बताता है। एकादश भाव में राहु और बुध की युति उन्हें श्रेष्ठ वाणी को प्रदान करती ही है, साथ ही साथ भातृ सुख को यानी भाई के सुख को भी दर्शाती है। लग्न भाव में मंगल का रूचक योग बनाना आत्मविश्वासी और विघ्नकर्ता एवं विघ्नहर्ता है। भगवान गणेश की इस जन्म पत्रिका से यह निश्चित हो जाता है कि भगवान गणेश वाक्पटुता, चंचल, कुशाग्र बुद्धि वाले, पराक्रमी, मातृ तथा पितृभक्त, शत्रुहंता, प्रथम पूज्य और अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य। अब इस कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वास्तु दोष भी हो सकता है आपके ग्रह क्लेश का कारण। भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों में और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों में दोनों में ही एक आपसी सामंजस्य होता है कि अगर आपके घर में नित्य नए नए कारणों से कलह हो रही है, भाई का बहन से, पिता का पुत्र से, माँ का बेटे से, सास का बहू से, बहू का नंद से अगर कलह हो रहा है तो कहीं आपके घर में वास्तु दोष कारण तो नहीं है। सर्वप्रथम आपको अपने घर पर ईशान कोण को स्वच्छ रखना चाहिए, और घर का कोई भी प्राणी बीम या बॉर्डर के नीचे ना सोए। यदि
वहां पर सहन करना ही है, या अगर करते ही हैं तो निश्चित रूप से आपके ब्रेन पर तनाव होगा और कलह का वातावरण आपके घर में बनेगा। जिस घर की रसोई में रात्रि काल में जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं, उस घर में हमेशा क्लेश रहता है। घर के किसी भी भाग में युद्ध, हिंसक, जंगली जानवर एवं भूत प्रेत आदि के चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। ग्रह स्वामी का हमेशा निवास स्थान नैऋत्य कोण में होना चाहिए और घर के मुखिया को नैऋत्य कोण में ही सोना चाहिए, जिससे घर के मुखिया का आधिपत्य एवं प्रभाव बढ़ा रहेगा। और जब ग्रह स्वामी सुदृढ़ होगा, स्वस्थ होगा, तो घर के बाकी समस्त प्राणी भी अनुशासित होंगे एवं कलह की संभावना आपके घर में निश्चित रूप से कम हो जाएगी। घर में पानी पीने वाले मटके से एक लोटा पानी निकाल करके आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पूरे घर पर उस लोटे जल को लेकर के घुमाना है। तत्पश्चात घर के बाहर उसको डाल दें, फैला दें, छिड़क दें, तो निश्चित रूप से आपके घर में शांति आएगी। जिस घर के लोग, युवक, युवतियां, बालक, वृद्ध, कोई भी जिस घर में सदस्य सूर्योदय के पश्चात जागते हैं, वहां पर ग्रह क्लेश की संभावना अधिक रहती है। जिस घर में ईशान कोण और ब्रह्म स्थल दूषित होता है, वहां ग्रह क्लेश जैसी संभावनाएं आम बात होती है। मैं अपनी 22 वर्ष के अनुभव में ये बहुत देखता हूं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा, इन वास्तुशास्त्र के नियमों को अवश्य ही आप फॉलो करें और अपने घर से कलह को दूर हटाएं। राम। दीपक पांडे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रह क्लेश निवारण संबंधी कुछ आसान उपाय। आज का मनुष्य किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं परेशान रहता है और वो इन्हीं परेशानियों से बचने के उपाय की खोज में निरंतर लगा रहता है। यह सोचकर जब व्यक्ति बाहर से अपने घर पर प्रवेश करता है, तो यही सोचता है कि मुझे अपने घर में शांति एवं सुख की अनुभूति होगी, हमारे घर में क्लेश एवं मानसिक चिंताओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। किंतु अगर उसको मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ता है, परिवार में निरंतर रूप से अकारण ही पारिवारिक लोगों में तनाव की स्थितियां रहती हैं, तो सुबह और शाम पूजा करने के पश्चात ओम शांति दिवाय नमः, ओम शांति शांति मंत्र का 11 बार आपको उच्चारण करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके मां दुर्गा पर लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप और गुलाब की अगरबत्ती प्रज्वलित करें। लाल चंदन की माला से मां का ध्यान और मंत्र जप करना चाहिए। आपको लगता है कि आप एक नए घर में जा रहे हैं और कहीं ये कलह नए घर में आपके साथ ना चले जाए, तो सर्वप्रथम गृह प्रवेश से पहले आपको तुलसी का पौधा, अपने इष्ट देवता का चित्र, जल से भरा कलश, घी से भरा कलश और गाय को प्रवेश कराना अति शुभ कार्य होता है। इससे आपके घर में सुख शांति और संपन्नता निश्चित रूप से बढ़ेगी। यदि पति पत्नी आपस में नाराज रहते हो, तो जल कुंभी का पुष्प ला करके शुद्ध मुहूर्त में अपने किचन पर रख देने से पति पत्नी के आपसी सामंजस्य में कमी आती है। कहीं ना कहीं आपके शयन कक्ष से संबंधित अगर आपके घर पर क्लेश होता है, तो निश्चित रूप से पूर्वजों की बातों को याद करते हुए आप अपने घर के किचन में ही भोजन की व्यवस्था करें और वहीं पर रसोई घर पर बैठ करके
भोजन करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके यहाँ कलह में कमी होगी। घर में तुलसी का पौधा लगा हो तो सायंकाल वहां एक दीपक अवश्य जला दें। इससे आपके घर पर सुख समृद्धि अवश्य ही बढ़ेगी तथा आपके घर में क्लेश कम होगा। घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी चारपाई आदि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि टूटे फूटे बर्तनों से कलह रहता है और जबकि टूटी चारपाई से धन हानि होती है। घर की छत पर कबाड़ या निर्माण सामग्री भारी वस्तु में नहीं रखनी चाहिए। ये भी ग्रह क्लेश का कारण होते हैं। प्रायः पति पत्नी या प्रायः घर में क्लेश रहने पर लगातार अशांति का वातावरण रहता है, तो घर में गेहूं का आटा केवल सोमवार या शनिवार को ही पिसवाएं। उस गेहूं पर 108 चने के दाने डाल दें। निश्चित रूप से सने सने आपके घर में क्लेश समाप्त हो जाएगा और घर के समस्त लोगों में प्यार उत्पन्न होगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, योसाचार 9305 380 राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ शमशान के अधिष्ठाता देवता है काल भैरव। भैरव को भगवान शिव का अंश रूप भी माना जाता है। भैरव के वैसे तो कई रूप माने जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से भैरव के 8 रूप हैं और कहीं ना कहीं काल भैरव, असितंगा भैरव, श्रृंगार भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव और उन्मत्त भैरव। भैरव की उत्पत्ति को लेकर के पुराणों में कई प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं, जिनमें से 2 कथा अत्यंत ही उल्लेखनीय हैं। शिव पुराण में उल्लेखित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने प्रजापति ब्रह्मा को ये पूछा कि सर्वशक्तिमान इस सृष्टि में कौन है। भगवान विष्णु के मुख से सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे विष्णु, संसार में रचना करने के कारण सभी प्राणियों में मेरी ही पूजा होती है। आपको ही मुझे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। और ये बात जब भगवान शिव को ज्ञात हुई तो उन्हें अत्यधिक क्रोध हुआ और उन्होंने अपने आप को अंश रूप में भैरव के रूप में प्रकट कर दिया। प्रकट हुआ तत्पश्चात शिव रूप में भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मस्तकों में से एक मस्तक को काट डाला और तब से ब्रह्मा जी के आज तक 4 ही मस्तक हैं। भगवान शिव इस कार्य में जिस काल भैरव का बहुत रूप हुआ था, उस काटने से थोड़ा सा कष्ट हुआ। उन्होंने प्रायश्चित रूप में ब्रह्मा जी से क्षमा मांगे। उस मस्तक को लेकर तब तक वो घूमते रहे जब तक कि उनके पाप का अंत नहीं हुआ। इस प्रकार कहीं ना कहीं मस्तक विहीन भैरव जी हुए और उसके बाद अंतर्गत काल भैरव की साधना सबसे विशेष एवं क्लिष्ट साधना आज मानी जाती है। काल भैरव शमशान के देवता माने जाते हैं। कपालिक संप्रदाय के मुख्य देवता भी भगवान काल भैरव ही हैं। शमशान के स्थित सभी शक्तियों के अधिष्ठाता भी काल भैरव ही हैं और इनका वाहन स्वान यानी कुत्ता माना जाता है। वे रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं और पांडवों ने द्वापर युग में पांडवों ने जब अपने राज्य इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, तब अपने राज्य की रक्षा के रूप में काल भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी भारत में नई दिल्ली में पूर्ण किला के पास स्थित है। भारत में काल भैरव के बहुत तार्किक मंदिर हैं, जैसे काशी का काल भैरव, उज्जैन का काल भैरव, अरुणाचल प्रदेश का काल भैरव मंदिर,
उत्तर प्रदेश में कानपुर का भैरव घाट यानी भैरव मंदिर और श्रीनगर का काल भैरव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। और श्रीनगर के काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा खैर ने करवाया था और इस मंदिर में महाकाल भैरव अपनी पत्नी योगेश्वरी देवी के साथ विराजमान है। यह मंदिर दर्शनार्थियों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए आप समस्त दर्शकगण काल भैरव अष्टमी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होती है और इस दिन काल भैरव का स्मरण एवं पूजन करने से आपके सभी कष्टों का निश्चित रूप से नाश होता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे जो सचा कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं आपको दर्शकों ये बताने जा रहा हूँ क्या होनी चाहिए आपके शयन की सही स्थिति। मनुष्य के जीवन में महत्व कर्म का है और उतना ही महत्व विश्राम और शयन का है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन का लगभग 1/3 भाग विस्तार से गुजारता है और यानी कि बिस्तर पर गुजारता है। हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है शयन। शयन अर्थात सोना अर्थात नींद लेना। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ और पौधे आदि सभी शयन करते हैं। शयन किस तरह हमारे स्वास्थ्य एवं चेतना के लिए लाभदायी होता है इसके लिए शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको यानी कि सभी लोगों को दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर सर करके आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। मनुष्य की देह में सिर सबसे गंभीर भाग है, गंभीर अंग है। भार संबंधी वास्तु शास्त्रीय नियम मनुष्य की देह पर लागू होते हैं। दक्षिण या पश्चिम का भार होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अतः आपको आज के बाद सोते समय सिर दक्षिण दिशा में करके ही सोना है। अतः सोते समय सिर दक्षिण दिशा में ही करें। आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि दक्षिण दिशा को सोने में आपको गहरी नींद आती है और मन में शांति और संतुलन बना रहता है। व्यक्ति की यानी आपकी उम्र लंबी होती है, आयु लंबी होती है तथा आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। और इसके विपरीत उत्तर दिशा में सोने पर आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इसे अपशकुन भी कहा जाता है। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है जो अनेक बीमारियों को दूर रखता है और जगत ध्रुव पर आधारित है। हमारा शरीर पृथ्वी की समस्त चुंबकीय तरंगों से प्रभावित होता है। स्वयं भी हमारा शरीर सूक्ष्म चुंबकीय तरंगों का विकिरण करता है जो प्रभामंडल में आकर्षण तथा विकर्षण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उसी प्रकार मनुष्य का शरीर का सिर भी उसी पोल में होता है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य उत्तर की ओर सिर करके सोता है तो सतत प्रभावहित चुंबकीय तरंगों का चक्र पूरा नहीं हो पाता है और वो प्रत्याकर्षण में प्रताड़ित होकर के बीच में ही टूट जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता और उसका रक्तचाप बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने वालों को हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। दक्षिण की दिशा की ओर सोने वालों को हृदय रोग की परेशानियां कम होती है। दक्षिण दिशा की ओर करके सिर
सोने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आप प्रगतिशील विद्युत प्रवाह महसूस करते हैं। आपके शरीर पर एनर्जी होती है और माइनस एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपके पैरों के रास्ते निकल जाती है। ऐसे लेटने से आपका भोजन आसानी से पच जाता है और प्रातः काल जब आप उठते हैं ना, तो मस्तिष्क विशुद्ध विद्युत परमाणुओं से भरपूर एवं स्वस्थ हो जाता है। इसलिए सोते समय पैर दक्षिण की ओर नहीं करने चाहिए। सोने से पहले भजन अथवा मनपसंद संगीत सुनना या सत साहित्य पढ़ना अच्छा रहता है। टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली किरणें नींद के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए सोने से 1 घंटे पूर्व ही इनका उपयोग दर्शकों आपको बंद कर देना चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी जागना दोनों ही आपके लिए स्वास्थ्य में लाभदायी होते हैं। और सिरहने की दिशा निर्धारित करते समय मनुष्य की आयु का भी विचार करना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति तेज हो एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता मिले, इसके लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को पूर्व दिशा में सिरहना करके सोना उपयोगी होता है। प्रौढ़ या व्यवसायी वर्ग को दिन भर की चिंताओं को भुलाने के लिए तथा तनाव मुक्त निद्रा के लिए दक्षिण दिशा में स्थिर करके सोना चाहिए। यात्रा में पश्चिम दिशा में स्थिर करके सोना चाहिए। अनिद्रा रोग से पीड़ित वृद्धजनों को दक्षिण दिशा में स्थिर करके सोना चाहिए। दर्शकों, मैंने आज आपको काफी कुछ जानकारियां दी हैं। इस नियम को अपना करके आप चुस्त फुस्त और दुरुस्त हो सकते हैं। मैं राम राम कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूं कलश पूजन की परंपरा। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में कहीं ना कहीं कलश की पूजा की जाती है। प्रकृति का मन भावन सावन होता है, ग्रीष्म ऋतु का नवरात्र, और उसमें स्थापित करते हैं एक कलश। कलश को सौभाग्य और सफलता का प्रदाता माना जाता है। स्कंद पुराण में गृह द्वार पर पूर्ण कुंभ रखने का वर्णन है। तो वाराह पुराण के अनुसार जिस घर में कलश का पूजन होता है, वहां मां लक्ष्मी सदैव वास करती है। कलश पूजन की परंपरा भारत में अति प्राचीन है। अयोध्या, हड़प्पा, अमरावती, बागौर, नालंदा एवं चंद्रावती आदि अनेक ऐसे स्थानों में खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के शिल्प में तथा प्राचीन काल में भारतीय सिक्कों एवं मोहरों पर, वेदिका पर स्थापित कमल पुष्प एवं पत्रों के द्वारा सुशोभित कमल पुष्प और कलश का अंकन पाया जाता है। ऐसे मिट्टी के घट भी मिलते हैं जिन पर कमल चित्रित होता है। कमल वृद्धिमान होता है। प्राचीन काल में कलश में जल भरकर उसका उपयोग पूर्ण कुंभ पूजन के रूप में किया जाता था। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत घट हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, अवंतिका यानी उज्जैन असुरों से बचाव के लिए रखा गया और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए इन तीर्थ स्थानों पर 12 वर्ष तथा 3 वर्ष के अंतराल पर पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ का विशाल मेला लगता है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं से के अतिरिक्त सिद्ध योगियों और साधु संतों का भी समागम होता है। यह मेला सूर्य और गुरु की राशियों को देखकर आयोजित किए जाते हैं। संपत्ति कहीं ना कहीं कलश को सौभाग्य और सफलता का प्रदाता माना जाता है। तो स्कंद पुराण में
स्कंद पुराण में ग्रह द्वार पर पूर्ण कुंभ रखने का वर्णन होता है, वहीं जहां पर कलश का पूजन होता है वहां पर मां लक्ष्मी का सदा निवास होता है। और मत्स्य पुराण में तो पूर्ण कुंभ की पूजा का पूरा प्रसंग ही है। दक्षिण भारत में विवाह यज्ञोपवीत नामकरण आदि संस्कारों में सर्वप्रथम कलश में रहने वाले जल यानी वरुण देवता की पूजा के साथ साथ कलश पूजन की भी परंपरा है। उत्तरी भारत में तो प्रत्येक मांगलिक कार्य शिव अवसर पर कलश पूजन की परंपरा रही है और कलश पूजन किया जाता है। समुद्रों के अधिपति वरुण के साथ साथ पूर्ण कुंभ का संबंध शायद इस आधार पर जोड़ा गया है कि समुद्र में अनेक नदियां समाहित होती हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर कलश पूजन का उल्लेख मिलता है। इसका संबंध देवराज इंद्र से माना गया है। एक स्थान पर लिखा हुआ है कि यजमान कलश छलछला रहा है, मानो समृद्धि शक्ति से भर दिया है। इसमें मैंने ये सोमास भी भर दिया है जिसे सब आप पी सकें। यजुर्वेद के एक सूक्त में सोने का कलश का उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद संहिता में कलश के साथ कमल पुष्प का भी उल्लेख है। तो अथर्ववेद में मधुपूरित कलश और दुग्धपूरित कलश का वर्णन है। एक प्रसंग में महिलाओं को यज्ञ की सफलता के लिए पूर्ण कुंभ को यज्ञशाला में लाने के लिए आदेशित किया गया है। तभी कभी भी भारत के किसी भी अंचल में कथा पूजन यज्ञ कोई विस्तार होता है तो सर्वप्रथम कलश रखा जाता है। जल पूरित पात्र का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। कलश सामान्यतः मंगलकारी है। सिंधु घाटी यानी बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध की पूजा में कमल का पुष्प युक्त पूर्ण कुंभ का उपयोग होता था। पुष्प पत्रों से सुशोभित जीवन साथी जीवनदायी जल से पूर्ण कुंभ की तरह सुविकल भरे पूरे जीवन का दार्शनिक विचार वैदिक साहित्य में विद्यमान है और यह सदैव से हमारे भारतीय जनमानस को प्रभावित करता आया है। सिंधु घाटी की खुदाई में प्राप्त मोहर पर कमल युक्त कुंभ विचित्र है। फूल पत्रों में सुशोभित सीधा साधा खट जो सामान्य जन की कल्पना में वैभव और लक्ष्मी का प्रतीक था, कालांतर में एक अत्यंत अलंकृत कला संस्कृत का अंग भी बन चुका है। और इस कालांतर में घर के उपयोग में चौखटों, दरवाजों, स्तंभ शीर्षों, मंदिरों तथा शिखरों की श्रीवृद्धि में कलश का प्रयोग होता है। स्वास्तिक चित्रित कलश उत्कीर्ण होता है और आप निश्चित रामनवमी कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं आपको बता रहा हूँ अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ के व्रत का महत्व। भारत वर्ष ही इस पूरे संसार में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पति को ईश्वर के रूप में माना जाता है और पत्नी के द्वारा चरण छुए जाते हैं। कहा जाता है उत्तम के बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पत देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र सम जैसे। मनुष्य कितना उच्च आदर्श है। अर्धनारीश्वर की कल्पना भी भारत में की जाती है जहां पत्नी के बिना यज्ञ का महत्व नहीं होता, जहां पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। किसी और देश में सावित्री जैसी कोई दूसरी सती नहीं है जो कि पति के साथ सती होने वाली लालाएं भारत में भी देखी जाती हैं।
और माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपने पिता के द्वारा किए गए अपमान का प्रायश्चित अपनी यज्ञ में अपने पिता के यहाँ पर यानी अपने मायके में यज्ञ पे अपनी आहुति देकर के किया था। आज भी भारत में पति को परमेश्वर माना जाता है, पति को अत्यंत ही पूजनीय माना जाता है। आज भी इस धरती पर पवित्र धर्म ज्योतिपुंज की तरह पति प्राण स्त्रियों प्रेरणा दे रही हैं और इसी कड़ी में सुहागनी पति की कुशलता और आयु वृद्धि के लिए व्रत और उपवास करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, जो कि इस वर्ष 27 अक्टूबर 2018 को पड़ रहा है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति के मंगल और समृद्धि के लिए करती हैं और इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां इस दिवस को मुख अंधेरे में चंद्रमा निकलने तक निर्जला व्रत रह करके करती हैं। दिन भर पति की लंबी उम्र के लिए भजन तथा मांगलिक एवं सात्विक कार्यों में व्यतीत रहती हैं। संध्या से ही चंद्र दर्शन तथा उससे अर्घ देने की तैयारी करती हैं और उस दिन सुंदर वस्त्र तथा आभूषण वस्त्र आदि धारण करके संपूर्ण श्रृंगार का करके करवा की पूजा करती हैं। पूजन तथा अर्घ देने के बाद भोजन पति के जल पिलाने के बाद में ही भोजन ग्रहण करती हैं और बहुत सी महिलाएं व्रत प्रारंभ करने से पहले कुछ मीठा आहार भी ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात दिन भर कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करती हैं। आजकल कुछ महिलाएं तो चाय और कॉफी या दूध भी लेती हैं, किंतु आज भी भारत में लगभग 83% महिलाएं कुछ भी नहीं ग्रहण करती हैं और निरंतर संपूर्ण दिन निराहार बिना आहार के रहती हैं और सायंकाल चंद्रमा निकलने के समय दर्शन करके आहार ग्रहण करती हैं। इस वर्ष 27 अक्टूबर 2018 को भारत के पूर्वी क्षितिज पर सायंकाल 7:43 पर चंद्रमा का उदय होगा और उस समय भारत की लगभग 100% महिलाएं निश्चित रूप से अपने पति की सुंदर कामना के लिए, अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करेंगे। और कुछ आज के साइंस के युग में कुछ अगर जीवन साथी से दूर हैं तो ऑनलाइन अपने पतियों के दर्शन करेंगे। ये साइंस के युग में आज ये भी होता है। ये आज का युग है और ईसा से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में इस व्रत को द्रौपदी द्वारा किया गया था और यह व्रत देश की करोड़ों सुहागिन स्त्रियों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ किया जाता है। करवा चौथ पूजन की विधि होती है। सर्वप्रथम करवा चौथ का चित्र दीवार पर अथवा कागज पर बनाएं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना, भाई, बहन, हरि, गौर आदि के चित्र बनाएं। चंद्रमा निकलने से पूर्व पूजा स्थल पर रंगोली अथवा अल्पना से सजाएं तथा एक करवा टूटीदार उड़ई की 5 तथा 7 सीप डाल करके करवा मिट्टी या चीनी का होता है। यदि पहली बार करवा चौथ पर चांदी या सोने का करवा पूजा जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक बार उसी की पूजा होती है। फिर रात्रि में चंद्रमा निकलने पर चंद्र दर्शन करके अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा के चित्र पर निरंतर जल छोड़ा जाता है और पति
कि सुहाग और समृद्धि की कामना की जाती है। पति एवं बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर बेसन की पूरी, मीठे गुलगुले तथा अन्न पकवान प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं। गौरी माता सुहाग देती हैं, अतएव उनके द्वारा निर्दिष्ट यह व्रत कोटि कोटि भारतीय सुहागन महिलाओं की श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, जो कि मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे जोसाचा। आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ वास्तुशास्त्र पर एक बेडरूम का सेट सपनों जैसा हो आपका घर, और उसपे एक छोटा सा हो एक बेडरूम का आपका घर। अगर आपका उत्तर मुखी घर है तो सर्वप्रथम आपको स्थापित करना है अपने एक रूम बेड सेट में जल स्रोत अथवा पानी का टैंक। उत्तर मुखी भूखंड में पानी का टैंक शहर दीवारी के मुख्य द्वार के दाईं ओर बनाना चाहिए, और उत्तर मध्य में बनवाना कहीं ना कहीं ठीक होता है, लेकिन उत्तर मध्य के अतिरिक्त इसका निर्माण ईशान कोण में अगर करवाएं तो आपका निश्चित रूप से भाग्योदय हो जाता है। दूसरा विकल्प होता है उत्तर मुखी भूखंड में ड्राइंग रूम का निर्माण शहर दीवारी की मुख्य द्वार की दाहिनी ओर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम आपका ड्राइंग रूम का निर्माण करवाना अति उत्तम होता है, और ड्राइंग रूम लगभग घर के मध्य में होना भी ठीक होता है। इसका प्रवेश द्वार इस कक्ष के ईशान कोण से होगा, और ईशान कोण के अतिरिक्त इसमें पूर्व दिशा की ओर से भी प्रवेश द्वार बनाया जा सकता है। खिड़कियां आपको उत्तर एवं पश्चिम दिशा की ओर करनी होती हैं। तो डाइनिंग रूम उत्तर मुखी भूखंड पर डाइनिंग रूम का निर्माण ड्राइंग रूम के पश्चिम की ओर पश्चिम वायव्य में करना उचित होता है, और डाइनिंग रूम का द्वार ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा की ओर खुलना चाहिए। खिड़कियां पश्चिम और उत्तर दीवार की ओर होनी चाहिए। बेडरूम उत्तर मुखी भूखंड पर बेडरूम का निर्माण नैऋत्य कोण में करवाना चाहिए, और शयन कक्ष के द्वार का निर्माण पूर्व अथवा ईशान कोण में करवाना चाहिए, एवं खिड़कियां पूर्व उत्तर अथवा उत्तर पश्चिम मुख में ही करवानी चाहिए। बेडरूम आपको दक्षिण दिशा में खाली पड़े स्थान पर बनाना चाहिए, और यदि जुड़ा हुआ भाग है तो टॉयलेट बाथरूम का निर्माण किया जा सकता है, और बेडरूम के आग्नेय अथवा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। किचन उत्तर मुखी भूखंड में किचन का निर्माण ड्राइंग रूम से दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, और यह स्थित आग्नेय दिशा में होती है। किचन के पीछे की ओर कुछ स्थान अगर रिक्त पड़ा हो तो अति उत्तम होता है। किचन का प्लेटफॉर्म पूर्व मध्य से लेकर नैऋत्य तक हो सकता है। इसमें चूल्हे की स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि खाना बनाते समय गृहिणी का मुख पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। पूर्व और आग्नेय की ओर जब गृहिणी का मुख होता है और पानी का सिंक पूर्व मध्य अथवा ईशान कोण की तरफ होता है, तो निश्चित रूप से आपके घर में स्वास्थ्य ठीक होता है और सुख समृद्धि निश्चित रूप से आती है। पूजन स्थल यदि उत्तर मुखी भूखंड पर पूजा स्थल का निर्माण करवाना है तो ये स्थिति ड्राइंग रूम में पूर्वी ईशान कोण पर अच्छी उपलब्ध होती है, और पूजा स्थल का निर्माण शहर दीवारी के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सर्वप्रथम दाहिनी ओर हो सकता है, और मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर ही होना अति उत्तम होता है, तथा खिड़कियां उत्तर दिशा की दीवार पर बनाई जा सकती हैं। सीढ़ियां उत्तर मुखी भूखंड पर सीढ़ियों का निर्माण बेडरूम और डाइनिंग रूम के मध्य स्थित होना चाहिए, और सीढ़ियों का निर्माण
इस प्रकार हो कि दाहिनी ओर घूमती हुई हो, कहीं ना कहीं चिड़ियां क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट। उत्तरमुखी भूखंड पर कॉमन बाथरूम एवं टॉयलेट का निर्माण पश्चिम दिशा में बेडरूम एवं डाइनिंग रूम के समीप किया जा सकता है, और यदि बेडरूम से जुड़े हुए टॉयलेट बाथरूम नहीं है तो दक्षिण नैऋत्य में इसका निर्माण किया जा सकता है। लॉन एवं अन्य चीजें। उत्तरमुखी भूखंड पर लॉन पूर्व मध्य से आग्नेय कोण तक होना उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त उत्तर मध्य से वायव्य कोण तक लॉन का निर्माण किया जा सकता है। विद्युत मीटर, जेनसेट, एमसीबी बॉक्स को किचन के आग्नेय कोण की ओर लगवाया जा सकता है, और इस भूखंड पर पूर्व दिशा में स्थान को खुला अवश्य छोड़ना चाहिए। यदि यहाँ लॉन बनाना संभव नहीं है तो पक्का फर्श भी बनाया जा सकता है, किंतु स्थान को खुला छोड़ देना अनुचित होता है। मुख्य द्वार। मैंने सब कुछ बताया, कुछ छुपाया, वो है मुख्य द्वार। उत्तरमुखी भूखंड पर मुख्य द्वार का निर्माण ईशान कोण में सही माना गया है, और ईशान कोण में उत्तर ईशान अथवा कोने का प्लॉट होने पर ईशान पूर्व में आप मुख्य द्वार का निर्माण कराएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305-360। राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ सिनेमा जगत की बात कर रहा हूँ। सिनेमा जगत में शुक्र की भूमिका। ज्योतिष में शुक्र को ग्लैमर, भौतिक सुख, सभी प्रकार की कला एवं विभिन्न प्रकार के सुखों का कारक माना जाता है। व्यक्ति की सुंदरता, आकर्षण, व्यक्तित्व, सुंदर वस्त्र इत्यादि का विचार भी भारतीय ज्योतिष के प्रमुख ग्रह शुक्र से ही करते हैं। इसी कारण वर्तमान में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हो गया है फिल्म जगत के लिए। विशेष रूप से सिनेमा एवं सिनेमा से अन्य ग्लैमर क्षेत्र का कारक होने के कारण इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों पर शुक्र के विशेष विचारणीय चीजों को देखा जा सकता है। सिनेमा और शुक्र का गहरा संबंध है, और भारतीय ज्योतिष में अभिनय, गायन, साहित्य एवं विभिन्न कलाओं का कारक शुक्र को माना जाता है, और इन कलाओं का समग्र प्रदर्शन ही सिनेमा में होता है। इसके लिए शुक्र को सिनेमा का आधार कहा जाता है। भारतीय जन्म ज्योतिष के जन्म पत्रिका में शुक्र का प्रबल होना हिंदी सिनेमा, टेलीविजन, कला के क्षेत्र में रुझान को अभिव्यक्त करता है। लग्न तथा लग्नेश भाव, तृतीयेश, पंचम भाव, पंचमेश, कर्म भाव, कर्मेश, एकादश भाव, एकादश से आदि से शुक्र का संबंध स्थापित होता है, और भारतीय कुंडली यानी जन्म कुंडली में शुक्र की प्रबल हो तो कैरियर निर्माण के समय शुक्र या इससे संबंधित निर्मित करने वाले दशानाथों की दशाएं हो तो व्यक्ति को कैरियर यानी व्यक्ति का कैरियर सिनेमा या सिनेमा जगत, टेलीविजन या कला के क्षेत्र में होता है। यहाँ तक कि यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति के गोचर में अगर शुक्र अस्त हो, नीच हो या शत्रुराशि में हो तो उस दौरान सिनेमा आदि क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिकतर देशों में फिल्मों का प्रदर्शन शुक्रवार को ही क्यों होता है, यह एक भारतीय ज्योतिष में भारतीयों के लिए एक रोचक विषय है। हालांकि इस प्रश्न के कई जवाब होते हैं। जैसे अमेरिका में इस परंपरा का प्रारंभ हुआ क्योंकि वहां सप्ताह का अंत में शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण फिल्म शुक्रवार को प्रदर्शित करते हैं, तो कई देशों में इसे स्वीकार किया गया।
भारत में भी अधिकतर फिल्में शुक्रवार को ही लॉन्च की जाती हैं और जो फिल्में शुक्रवार को प्रदर्शित की जाती हैं निश्चित रूप से उनका रेवेन्यू बहुत अधिक होता है। कई, मैं नाम नहीं लूंगा, कई मशहूर सिने स्टार शुक्रवार के दिन ही अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करते हैं और निश्चित रूप से वो फिल्में बहुत अत्यधिक फायदे में जाती हैं। शुक्रवार को प्रदर्शित की गई फिल्में कभी घाटे में नहीं जाती हैं और कहीं ना कहीं इसका आधार भारत की आजादी से पूर्व सिनेमा का एक प्रमुख केंद्र लाहौर था। लाहौर में रविवार, कहीं ना कहीं लाहौर में रविवार के स्थान पर शुक्रवार को अवकाश रहता था, इसलिए वहां फिल्मों का प्रदर्शन शुक्रवार को किया जाता था। आजादी के पश्चात जब सिनेमा का मुख्य केंद्र भारत में मुंबई हुआ तो बॉलीवुड में फिल्मों का प्रदर्शन लॉलीवुड के समान ही शुक्रवार को ही होने लगा। यदि भारतीय ज्योतिष की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी शुक्रवार को फिल्मों का प्रदर्शन अनुकूल रहता है। शुक्र और सिनेमा का भारतीय सिनेमा से गहरा नाता है। जो फिल्में शुक्रवार को प्रदर्शित की जाती हैं उनको अपार सफलता मिलती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, कानपुर से पंडित दीपक पांडे, आज मैं आपको बता रहा हूं कुंडली मिलान के साथ साथ आपको ग्रहों का मिलान भी जरूरी है। लोग कहते तो हैं कुंडली मिला लिया और ग्रह नहीं मिलाए उससे नुकसान हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हर एक कोशिश को अपनाता है और कामयाब हो जाता है, परंतु सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता है। और यदि दाम्पत्य जीवन नरकीपूर्ण हो जाए, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो तो सब कुछ आपका बेकार हो जाता है। इसलिए जब बात आए दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने की तो ज्योतिषाचार्यों के द्वारा प्रत्येक पहलू पर आपको अवश्य विचार करवा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कुंडली मिलान के समय ग्रहों का मिलान भी आपके लिए काफी जरूरी होता है और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं गुण मिलान की प्रक्रियाओं इत्यादि जो होती हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके साथ साथ आपको ध्यान देना चाहिए कि जिन जीवन साथियों के साथ विवाह का तरीका हो रहा है, जिसमें विवाह बंधन पे बनने जा रहे हैं, लग्न और लग्नेश का क्या संबंध है, सप्तम और द्वितीयेश का क्या संबंध है, द्वितीयेश का संतत से संबंध होता है, पंचम पंचमेश का क्या संबंध है, नवम नवमेश का क्या संबंध है, ये भाग शुभ है या अशुभ है, एकादश का एकादश से मनोकामना कारक होता है, इसका क्या संबंध है, और द्वादश यानी द्वादश से भोग कारक होता है। कलकत्ता कारक शुक्र एवं विशेष विचारणीय ग्रह मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूक्ष्म रूप से विचारणीय राहु के सूर्य शनि का भी आपकी जन्म पत्रिका पर क्या प्रभाव है। ग्रहों के लिहाज से स्मरणीय तथ्य यह है कि वर की जन्म पत्रिका में सप्तमेश जिस राशि में हो, वधु की कुंडली में चंद्रमा का वही होना ठीक होता है। वर की कुंडली में सप्तमेश के उच्च भाव में वधु की कुंडली में चंद्रमा का होना ठीक होता है और वर की कुंडली में शुक्र जहां है वही वधु की कुंडली में चंद्रमा का होना, वर की कुंडली में सप्तम राशि जो है
उसमें वधु की कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थित है, वर की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उससे 7वीं राशि जो है उसमें वधु की कुंडली में चंद्रमा तो नहीं है। वर का लग्नेश जिस राशि में हो वधु का चंद्रमा क्या उसी राशि में है। वर की कुंडली में सप्तमेश जो नीच राशि में है उसमें कन्या कुंडली में चंद्रमा कहां पर विद्यमान है। इन तरह के तथ्यों को देखना अवश्य होता है। यानी इस तथ्य को सामान्य आधार के स्तर पर यदि कुंडली में प्रतीत होते हुए देखते हैं तो ग्रहों के मिलान के संदर्भ में शुभ फलों के सूचक अब उन स्थितियों पर भी आते हैं जो वर और वधु की कुंडलियों में विशेष रूप से विचारणीय बन जाते हैं। जैसे सप्तमेश या शुक्र की निर्बल स्थिति, अस्तग्रह द्वितीय एवं सप्तम भाव में पाप ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा शुक्र का संबंध, मंगल शुक्र का संबंध, ये सभी विषय विशेष ही महत्व रखते हैं एवं इनका अध्ययन आपको अवश्य करवाना चाहिए। और इन सभी बिंदुओं को अगर ध्यान से देंगे तो निश्चित रूप से आपके विवाह की और विवाह के उपरांत कोई परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य स्वयं के प्रति अहम और सदैव गर्व जैसे भाव उत्पन्न करता है, परंतु अन्य के प्रति व्यवहार नकारात्मक प्रभाव वाला रहता है और चरित्र भी संदेह स्पष्ट हो जाता है। 25वें वर्ष में चारित्रिक दोष भी संभव है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिष